Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss section 26 of Civil Procedure Code, which is related to institution of suits, how the suits are instituted in the court of law. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows. Let's move towards the discussion. सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का मतलब क्या है कि एक सूट को आप इंस्टीट्यूट किस तरह से करें, एक सूट का स्टार्ट किस तरह से ले रहे हो। जब आपने कोर्ट ऑफ लॉ में अपना सूट फाइल करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। सो सेक्शन 26 बेसिकली हमें वो प्रोसीजर बता रहा है जिसके ज़रिए हम अपना सूट जो है वो इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। सो द प्रोसीजरल फ्रेमवर्क रिलेटिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इंक्लूड थ्री मेन स्टेजेस। नंबर 1 क्या है? प्रिपरेशन ऑफ प्लेंट। मतलब कि पहला स्टेज है प्लेंट की प्रिपरेशन करना, तो वो प्रिपरेशन किस तरह से आपने करनी है, उसको तैयार किस तरह से करना है। सेकंड स्टेज आता है चूजिंग द प्रॉपर प्लेस ऑफ सुइंग। इसका क्या मतलब है? चूजिंग द प्रॉपर प्लेस का मतलब क्या है कि वो कौन सा ऐसा राइट फोरम है, वो कौन सा ऐसा प्रॉपर फोरम है जिस पर जाकर हम अपना केस जो है वो दायर कर सकते हैं, जहाँ पर हम सू कर सकते हैं, वो कौन सी ऐसी जगह है। ये आ गया सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज आती है हमारे पास फाइनल स्टेज आफ्टर दीज कंप्लीशन ऑफ दीज 2 स्टेजेस एंड दैट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। मतलब कि जब आपने अपनी प्लेंट प्रिपेयर कर दी, आपने राइट फोरम भी सोच लिया कि कहाँ पर सू करना है, वो भी डिसाइड हो गया, तो नेक्स्ट जो आपने प्लेंट तैयार की है उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट जो हमारा स्टेज था प्रिपरेशन, अब हम उसको ज़रा सा डिस्कस करते हैं। ऑर्डर 7 जो कि प्लेंट से डील करता है, उसमें हमें प्रॉपर प्लेंट के बारे में पूरा फॉर्मेट बताया हुआ है कि आपने प्लेंट को किस तरह से जो है वो तैयार करना है। सो उसका रूल 1, ऑर्डर 7 का रूल 1 विच इज़ रिलेटेड टू द फॉर्मेट ऑफ प्लेंट, और ऑर्डर 7 के रूल 1 में ये बताया हुआ है कि एक प्लेंट की तैयारी किस तरह से होती है। फर्स्टली हमने लिखना होता है, जब भी हम एक प्लेंट प्रिपेयर करने लगते हैं, सबसे पहले नेम ऑफ कोर्ट जिसमें आप सूट को लेकर आ रहे हैं, उसके बाद नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिव। इसका क्या मतलब है? यानी कि जिस बंदे की के ज़रिए से आप कोर्ट में केस फाइल करें, मतलब जिसका केस है प्लेंटिव का, उसका नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस। इसी तरह जब प्लेंटिव की लिखी तो साथ डिफेंडेंट की भी नेम, प्लेस और डिस्क्रिप्शन आपने बाकायदा लिखनी है। फिर उसके बाद हमने अपने सूट का नाम लिखना है कि ये जो सूट हम केस जिसके सूट के अगेंस्ट हम केस दायर कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड आया, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, फैमिली केसेस हैं या सिविल केसेस हैं या क्रिमिनल केसेस हैं। फिर आता है फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन। फिर हमने अपने फैक्ट्स बताने जो कि हमारे सूट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट कॉज ऑफ एक्शन बताना है कि भाई वो कौन सी ऐसी रीजंस थी जिसकी वजह से हम जो है वो सूट को की इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं। उसके बाद जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, ठीक है, कि आया इस कोर्ट की जिस कोर्ट में हम केस फाइल करें उसकी जुरिस्डिक्शन है भी या नहीं, वो चीज़ हमने लिखनी है। फिर उसके बाद आता है रिलीफ क्लेम्ड बाय द प्लेंटिव। जुरिस्डिक्शन के फ़ौरन बाद, मतलब कि आपने केस फाइल किया, अब जब आपने केस फाइल कर दिया तो आप अदालत से क्या रिलीफ मांगना चाह रहे हो, क्या आपको रेमेडी चाहिए, तो वो आप रिलीफ लिखोगे कि भाई हमें इतनी रेमेडी, इतनी कंपनसेशन चाहिए। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट फॉर द पर्पसेस ऑफ कोर्ट फी एंड जुरिस्डिक्शन। यानी कि जो आपने सूट फाइल किया है, जिस सब्जेक्ट मैटर का सूट फाइल किया है, उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है, वो कितने, उसकी मनी वैल्यू कितनी है, वो किस से रिलेटेड है, किस हद तक। और उसके बाद साथ ही साथ कोर्ट फ़ी भी लिखनी है, और फिर एंड में आपने अपनी प्लेंट की वेरिफिकेशन कर देनी है, उसको वेरीफाई कर देना है ओथ पर। ये था फॉर्मेट ऑफ प्लेंट जो कि रूल 1 के अंदर बताया गया था। अब चलते हैं रूल 2 की तरफ। ऑर्डर 7 का रूल 2 क्या कहता है? वो हमें डिफरेंट सूट्स के बारे में बता रहे हैं कि अगर हमारा सूट मनी से रिलेटेड है तो प्लेंट में हम क्या लिखेंगे,
एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी लिखेंगे, ठीक है। प्रिसाइज अमाउंट जो है वो हम क्लेम कर रहे हैं वो हम लिखेंगे। ये नहीं है कि भाई मेरा जो है वो तकरीबन इतने का सूट है, लगभग इतने का। यानी कि अगर आपका सूट जो है वो 5,000 का है तो आपने ये कहना है कि मेरा 50,000 का या 5,000 का, तो आपने कहना है मेरा सूट एग्जैक्ट 5,000 का, ये नहीं कि लगभग 5,000, ऐसा नहीं होगा। फिर अगर आपका सूट है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो उस प्लेंट में आपने डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी बतानी है, जिसके ज़रिए आपकी प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन हो सके, आपकी प्रॉपर्टी की शिनाख्त हो सके। वो चीज़ें आपने अपनी प्लेंट के अंदर मेंशन करनी है। फिर उसके बाद आता है रूल 10 पे आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि किससे डील करता है, रिटर्न ऑफ प्लेंट से। रूल 10 कहता है कि किस सूरत में प्लेंट जो है वो रिटर्न हो सकती है। सो द प्लेंट शेल एट एनी स्टेज ऑफ सूट बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। रिटर्न ऑफ प्लेंट, अगर इस फॉर्मेट में से कोई एक चीज़ मिसिंग है, मोस्टली रिटर्न ऑफ प्लेंट किस सूरत में होती है, जब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होती। आप किसी ऐसी अदालत में केस फाइल कर लेते हैं जिस कोर्ट के पास इख्तियार समात ही नहीं है, तो वो कोर्ट जो है वो उस प्लेंट को रिटर्न कर देती है ताकि उसे उस अदालत में फ़ाइल किया जाए जिसकी जुरिस्डिक्शन है। फिर आता है रूल 11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डील करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से, किन सूरत हाल में जो है वो प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है। इसमें हमारे पास 4 मेन सिचुएशंस हैं, 4 मेन कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, जिनमें हमारी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। सबसे पहली, व्हेन इट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन, जो हमने फॉर्मेट में बात की, जब इसमें प्रॉपरली कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं हो रहा, जब आप प्रॉपरली अपनी रीजंस नहीं बता रहे, तब प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। सेकेंडली, द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड। अब अंडर वैल्यूड का क्या मतलब है, यानी कि जितना रिलीफ आपने क्लेम करना था आपने उससे कम करके बताया। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। आपका क्लेम था 50,000 का, ठीक है, और आप जिस केस कोर्ट में जो है वो केस ला रहे हो उसकी जुरिस्डिक्शन कितनी है कि वो सिर्फ 10,000 तक का केस सुन सकती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं, तो आप क्या करते हो, उन 50,000 में से 10,000 जो है वो क्लेम कर लेते हो ताकि मेरा जो केस है वो इसी अदालत में चले, बाकी 40,000 छोड़ देते हो। और फिर उसके बाद आप आते हो उसी कोर्ट के अंदर और ये कहते हो कि मैं बाकी 40,000 का भी जो है वो क्लेम करना चाहता हूँ, तो ऐसी सूरत में आपकी प्लेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो टोटली रिजेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड सर्कमस्टांसेस हैं, सूट अपीयर्स टू बी बार्ड बाय लॉ। अंडर वैल्यूड वाली बात तो पूरी हो गई कि भाई इस तरह नहीं हो सकता। फिर उसके बाद है, जब आपका सूट जो है वो उस पर अंडर लिमिटेशन एक्ट 1908 उस पर कोई लिमिटेशंस लगा दी हो, कोई हद लगा दी हो, कोई हदबंदी हो गई हो कि आपका जो है वो सूट बार्ड बाय लॉ है, इस पर लिमिटेशन लग गई है, तो फिर आपकी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। एंड सेकेंडली, इफ़ द प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9, जिसमें हमारे पास टोटली जुरिस्डिक्शन ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ कोर्ट की बात कही हुई है। ये रूल 11 डील करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, प्रिपरेशन ऑफ प्लेंट, जिसमें हमने प्रॉपर फॉर्मेट बताया कि हम अपनी प्लेंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे। सेकंड आता है हमारे पास सेकंड स्टेज क्या है, चूजिंग द प्रॉपर प्लेस ऑफ सुइंग। अब इसका क्या मतलब है, वो तो हमने बात कर दी कि प्रॉपर फोरम कौन सा है। तो अब सीपीसी का सेक्शन 9 जो है वो डील करता है प्रॉपर प्लेस ऑफ सुइंग के। कैसे कि हमारे पास सेक्शन 9 में बहुत ही प्रिसाइसली ये बात लिखी है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो सिविल नेचर के तमाम सूट्स को ट्राई कर सकती है, सिवाय उन केसेस में जहां पर इसकी कॉग्निजेंस जो है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड है अंडर लिमिटेशन एक्ट 1908, ठीक है, उसको बार्ड कर दिया गया, उस पर कोई लिमिटेशंस लगा दी हैं, उस सूरत में कोर्ट जो है उस किस्म के केसेस को नहीं सुनेगी। और पार्टीज़ के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में कोई किसी किस्म की भी इंटरफेरेंस करें, वो मुदाखलत नहीं कर सकती। ये था सेकंड स्टेज। अब आता है थर्ड एंड फाइनल स्टेज विच इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। तो सेक्शन 26
and order 4 of CPC deals with the presentation of plaint. ऑर्डर 4 का रूल 1 हमारे पास ये बताता है, ऑर्डर 4 किससे रिलेटेड है, फ्रेमिंग ऑफ सूट से रिलेटेड है, और इसका रूल 1 ये कहता है दैट एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट। मतलब कि हर सूट की इंस्टीट्यूशन कैसे होती है, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के ज़रिए। जब आप अपनी प्लेंट को प्रेजेंट कर देते हो कोर्ट में तो आपका सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है, आपका दावा दायर हो जाता है। अब प्लेंट किस तरह से होनी चाहिए, एंड एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन्ड इन ऑर्डर 6 एंड 7 एज फॉर एज दे आर अप्लाइड। ऑर्डर 6 जो कि एज अ होल प्लीडिंग से डील करता है, और ऑर्डर 7 जो कि प्लेंट से डील करता है स्पेसिफिकली। तो जब आप प्लेंट प्रेजेंट करोगे कोर्ट ऑफ लॉ में तो वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ 6 एंड 7 जो है वो तैयार की गई हो, फिर जो है वो आपकी प्लेंट ना रिजेक्ट होगी और ना रिटर्न होगी। और प्लेंट को प्रेजेंट कौन कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, या तो अफेक्टेड पर्सन जिसके साथ कोई रॉन्ग कमिट हुआ है, या वो अपने एडवोकेट के थ्रू अपनी प्लेंट को प्रेजेंट करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के इसेंशियल्स क्या है, वो तो हमने प्रोसीजर डिस्कस कर लिया, किन चीज़ों का होना ज़रूरी है एक सूट की इंस्टीट्यूशन के लिए। तो 4 मेन इसेंशियल्स हैं। नंबर 1 अपोजिंग पार्टीज़, वही बात कि हमारे पास 2 पार्टीज होनी चाहिए अपोजिंग, जो कि एक प्लेंटिफ आ गई और एक डिफेंडेंट आ गई। सेकेंडली सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट। सब्जेक्ट मैटर क्या है कि जिस चीज़ पर, कौन सा ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा रीज़न है जिस पर आप जो है वो अपनी सूट की इंस्टीट्यूशन कर रहे हो, तो वो सब्जेक्ट मैटर का होना ज़रूरी है। सेकेंडली कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, रीजंस होनी चाहिए आपके पास कि आप क्यों सूट इंस्टीट्यूट करना चाह रही हो, ऐसी क्या वजूहात हैं। एंड द लास्ट वन इज़ रिलीफ क्लेम्ड, और आप जो रिलीफ क्लेम कर रहे हो उसका होना ज़रूरी है अपने सूट से रिलेटेड। सो दीज आर द 4 मेन essentials ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. So that was the whole discussion on section 26 which is related to institution of suits. आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें, और अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।